नमस्कार। आज हम आपको इतिहास की उस महान और रहस्यमयी सभ्यता की यात्रा पर ले चलेंगे जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्राचीन इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। अपनी उन्नत नगर योजना, वैज्ञानिक सोच और अनुशासित जीवन शैली के कारण ये सभ्यता आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसका परिपक्व और विकसित चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। ये वो समय था जब मानव समाज धीरे धीरे खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी नगरों में बसने लगा था। इसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता ने नगर निर्माण, व्यापार, कृषि और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की। ये सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी न केवल जल का स्रोत थी बल्कि इस सभ्यता के जीवन, कृषि और व्यापार की रीढ़ भी थी। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ कृषि का विकास तेजी से हुआ। यही कारण था कि इस क्षेत्र में बड़ी आबादी बस सकी और नगरों का निर्माण संभव हो पाया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अवशेष आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में पाए गए हैं। अब तक इस सभ्यता से जुड़े 1000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कई अभी भी पूरी तरह खुदाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तथ्य स्वयं में इस सभ्यता की व्यापकता और महत्व को दर्शाता है। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और लोथल शामिल हैं। इन नगरों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग नगर योजना और वास्तुकला में अत्यंत कुशल थे। इनके शहर किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित नहीं थे बल्कि पूरी योजना और नियमों के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थीं। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं और उनसे छोटी गलियां निकलती थीं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरे शहर में आवागमन सरल और सुव्यवस्थित रहता था। ये योजना आधुनिक शहरों की योजना से भी मेल खाती है। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों का आकार लगभग समान होता था, जिससे निर्माण कार्य में एकरूपता बनी रहती थी। अधिकांश घर 1 या 2 मंजिला होते थे। हर घर में स्नानागार और जल निकासी की व्यवस्था होती थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में बहुत दुर्लभ थी। मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार इस सभ्यता की एक अद्भुत संरचना है। ये एक विशाल जलकुंड था जिसके चारों ओर पक्की सीढ़ियां बनी हुई थीं। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ये संरचना इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग न केवल भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देते थे बल्कि सामाजिक और सामूहिक जीवन को भी महत्व देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में अत्यंत निपुण थे। वे गेहूं, जौ, चना और तिल जैसी फसलों की खेती करते थे। इसके साथ ही कपास की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को कपास की खेती करने वाली विश्व की पहली सभ्यता माना जाता है। कपास से बने वस्त्र उस समय के लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कृषि के अलावा पशुपालन भी इनके जीवन का अहम अंग था। ये लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बैल का उपयोग हल चलाने और सामान ढोने के लिए किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनका जीवन पूरी तरह से संगठित और व्यवस्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी अत्यंत कुशल थे। इनके व्यापारिक संबंध न केवल आसपास के क्षेत्रों से थे बल्कि दूर दराज की सभ्यताओं से भी थे। मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं। समुद्री व्यापार के लिए लोथल जैसे बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था। यहाँ के व्यापारी मन के, धातु के औजार, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और आभूषणों का व्यापार करते थे। वजन और माप के लिए मानकीकृत बाटों का प्रयोग किया जाता था, जिससे व्यापार में ईमानदारी और सटीकता बनी रहती थी। ये व्यवस्था आज के आधुनिक व्यापारिक नियमों से मिलती जुलती प्रतीत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और शिल्प भी अत्यंत विकसित थी। यहाँ से मिली मूर्तियां, मोहरें और आभूषण इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के कारीगर अपने काम में अत्यंत निपुण थे। मोहरों पर पशुओं, वृक्षों और मानव आकृतियों की सुंदर नक्काशी की गई थी। इन मोहरों पर अंकित लिपि आज भी रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी की लिपि को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यदि कभी इस लिपि को पढ़ लिया गया तो संभव है कि इस सभ्यता से जुड़े कई अनसुलझे रहस्य सामने आ जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में हमें सीमित जानकारी मिलती है। यहाँ से मिली कुछ मूर्तियों और प्रतीकों से ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति जैसी आकृतियां ये संकेत देती हैं कि योग और ध्यान जैसी परंपराओं की जड़ें शायद इसी सभ्यता में छिपी हों।
इतनी उन्नत और विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये प्रश्न आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और लंबे समय तक पड़े सूखे के कारण नदियां सूखने लगीं, जिससे कृषि प्रभावित हुई। कुछ अन्य विद्वान नदियों की दिशा में परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं। पहले ये माना जाता था कि बाहरी आक्रमणों के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन आधुनिक शोध इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। अधिकतर विद्वान अब प्राकृतिक कारणों और पर्यावरणीय बदलावों को ही इसका मुख्य कारण मानते हैं। धीरे धीरे लोग इन नगरों को छोड़कर छोटे गांवों और अन्य क्षेत्रों में बसने लगे। एक समय जो नगर जीवन की मिसाल थे, वो खंडहरों में बदल गए, लेकिन इन खंडहरों के इतिहास को एक अमूल्य धरोहर दी। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि प्राचीन काल में भी मानव समाज कितना संगठित, अनुशासित और वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण था। स्वच्छता, नगर योजना, व्यापार और सामाजिक जीवन के जिन सिद्धांतों को हम आज आधुनिक मानते हैं, उनकी जड़ें हजारों वर्ष पहले इस सभ्यता में मौजूद थीं। आज भी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखते हैं, तो हमें अपने अतीत की महानता का एहसास होता है। ये सभ्यता भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। इतिहास के इन पन्नों से हमें भविष्य के लिए भी अनेक सीख मिलती हैं।